हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस सिस्टम के पावर कैलकुलेशन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर आपका सिस्टम बैलेंस्ड है तो पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है हमें पता है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम अनबैलेंस है तो क्या सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा, सेम ही तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसका पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो इस टॉपिक पे करीबन 5 साल पहले शायद मैंने एक वीडियो बना रखा है, पर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वर्क करेंगे, इंडस्ट्री में जब आप खुद वर्क करने जाएंगे तो बहुत बार आपको सिस्टम का करंट अनबैलेंस मिलेगा। अब अनबैलेंस सिस्टम में पावर कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल वर्किंग में भी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनबैलेंस है तो इस अनबैलेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, सही कंडीशन तो ये होती है कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है, यानी कि जो R, Y और B ये 3 फेज है, इन तीनों ही फेज में जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये लगभग सेम रहना चाहिए। अगर तीनों ही फेज में करंट का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है तो उसको हम लोग बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि आपका सिस्टम इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड है। पर अगर आपके तीनों ही फेज का करंट अनबैलेंस रहता है, तीनों ही फेज में अनबैलेंस करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग अनबैलेंस सिस्टम कहते हैं। अब बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब पावर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू √3 VI cos phi। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगभग हम सब लोगों को याद भी रहता है, पता भी रहता है। पर जब हम लोग अनबैलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो अनबैलेंस सिस्टम में क्योंकि पावर ही कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मली हम लोग √3 VI cos phi यही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, और इंटरव्यू में भी हमारा आंसर गलत हो जाता है, और प्रैक्टिकल आपके वर्किंग में जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अनबैलेंस सिस्टम के लिए तब भी आपको रिजल्ट गलत ही मिलेगा। रीज़न ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनबैलेंस्ड होता है तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है पावर कैलकुलेशन के लिए वो पावर इक्वल्स टू VI cos phi हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब ये VI cos phi क्यों यूज़ कर रहे हैं, √3 VI cos phi यूज़ क्यों नहीं कर रहे, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से कैलकुलेट करके देखते हैं कि अनबैलेंस सिस्टम का पावर कैलकुलेट हो कैसे रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक 3 फेज की मोटर है जिसका R फेज 25 एम्पियर का करंट लेता है, Y फेज 15 एम्पियर का करंट ले रहा है, और जो B फेज है वो 20 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से अनबैलेंस है। तीनों ही फेज में जो करंट है ये करंट बैलेंस नहीं है, ये करंट का मैग्नीट्यूड लगभग सेम नहीं है, इसलिए हम इसको अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहेंगे। अब जब आप अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर कैलकुलेट करते हैं तो आप तीनों ही फेज का, यानी कि 3 फेज सिस्टम का पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली हर एक फेज का पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब आपको इंडिविजुअली हर एक फेज का पावर कैलकुलेट करना है तो जो पावर का फॉर्मूला आप लगाएंगे वो √3 VI cos phi नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो 3 फेज सिस्टम के लिए यूज होता है। आप इंडिविजुअली हर एक फेज का जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो VI cos phi लगाना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको कहा था कि VI cos phi फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमें इंडिविजुअली हर एक फेज का पावर कैलकुलेट अब करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू VI cos phi, इसमें वोल्टेज हम लोग 415 वोल्ट नहीं लेंगे। नॉर्मली लोग गलती ये भी करते हैं कि नॉर्मली हमारा जो 3 फेज सिस्टम होता है ये 415 वोल्ट पे वर्क कर रहा होता है, तो जहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू लेनी होती है हम 415 वोल्ट ले लेते हैं। पर क्योंकि अनबैलेंस सिस्टम में हम लोग इंडिविजुअली हर एक फेज का पावर कैलकुलेट करने वाले हैं तो जो वोल्टेज है वो आपको 240 वोल्ट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। R फेज को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू VI cos phi। वोल्टेज में 240 वोल्ट लूंगा, करंट मेरे पास अवेलेबल है, और जो cos phi यानी कि पावर फैक्टर है वो मैं 0.8 ले लेता हूं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 4.8 किलोवाट आएगा। सेम तरीके से दोस्तों हम लोग Y फेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। Y फेज की करंट की वैल्यू पुट करके वोल्टेज 240 वोल्ट ही रहेगा, पावर फैक्टर 0.8 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग B फेज का भी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ तीसरी ये आ जाती है कि जब इन तीनों ही फेज का इंडिविजुअली आपने पावर कैलकुलेशन कर लिया है तो अब आपको इसका एवरेज नहीं लेना है, आपको इन तीनों ही इंडिविजुअल फेज का जो पावर आपने कैलकुलेट किया है इसको आपको ऐड कर लेना है। और जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे
तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 11.4 किलोवाट आएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर मोटर है जो आर फेज में 25 एम्पियर, वाई फेज में 15 एम्पियर और बी फेज में 20 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, ये बेसिकली 11.4 किलोवाट की पावर ड्रॉ कर रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोल्टेज की वैल्यू 415 नहीं 240 वोल्ट यूज़ करनी है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि लास्ट में हमें इन तीनों का एडिशन करना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं लाना है। तो दोस्तों अनबैलेंस सिस्टम में पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, कौन सी वैल्यूज हम लोग यूज़ करते हैं, या आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।